Good evening to all. Welcome back to Polpath and my name is Pritma Singh. अगेन हम एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करेंगे जो 12th क्लास के आपके चैप्टर्स हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इम्पोर्टेंट लाइन है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन बनते हैं पेपर में ये बिटवीन द लाइन जाकर के ही बनते हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन हमने उठाने की कोशिश की है और आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए इस एनसीईआरटी के जरिए, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आप कैसे भी क्वेश्चन कर लेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये चांसेस हैं कि एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन रखे जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी का वहां पर जिक्र हुआ है। तो इसको आप जो है ध्यान से देखेंगे सारे सेंटेंसेस को। और चूंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है या फिर एनसीईआरटी से संबंधित आपने सारी चीजें पढ़ रखी हैं, तो लास्ट टाइम में सिर्फ एक झलक जो इम्पोर्टेंट लाइन है उनकी एक झलक आपको मिल जाएगी, तो आपके क्वेश्चन जो हैं राइट जाने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो ये लास्ट टाइम में जो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं 12th की खास तौर पे 12th की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको फटाफट जो है आप टाइम की कमी है तब भी स्पीड में डाल करके एक बार सुन लीजिए, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट डेट है उनको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये स्ट्रेटजी है एनसीईआरटी लास्ट टाइम तैयार करने के लिए। और मैं आपको जो भी क्वेश्चन दे रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनको पक्का जो है आप देख लीजिए, स्किप मत कीजिए वीडियोस को स्पीड पे डाल लीजिए क्योंकि सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक आपको ओवरव्यू लेना है, लास्ट झलक आपको लेनी है एनसीईआरटी की। चलिए इतना हो गया। और हम जो बताएंगे कि एनसीईआरटी आप जो है यहाँ पर दी गई है, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट पहले से लगी हुई हो, ये फॉलो कर लें। मैराथन प्लेलिस्ट पक्का फॉलो करें, इसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती इस नाम से जो प्लेलिस्ट है, इसमें जो अभी रिसेंटली मैं सारे टॉपिक दे रही हूँ वो इसमें लगे हुए हैं, तो आप इसको फॉलो करिए। तीनों ही प्लेलिस्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसमें सभी चीजें आपकी मिल जाएंगी, एक कॉम्बो है आपका। तो इतनी हो गई है इंफॉर्मेशन। और आप हमें जो है टेलीग्राम पे फॉलो करने के लिए पोलपाथ के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो आप वो भी वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, ये 3 और साथ में और भी हैं, इन सभी का लिंक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारी जो है प्लेलिस्ट को अवेल कर सकते हैं, चैनल पे विजिट करके भी अवेल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। अच्छा, पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात और आप ध्यान से सुन लें कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहिए या फिर वन लाइनर चाहिए, क्योंकि टाइम की कमी है। अगर आप वन लाइनर से कंफर्टेबल हैं, यानी कि वन लाइनर में आपको जल्दी से सारी चीज लेनी है, तो वन लाइनर बेटर रहता है। तो आपको क्या चाहिए अभी, कोई एमसीक्यूज चाहिए या फिर वन लाइनर चाहिए? आप जो है सभी हमें कमेंट में बताएंगे कि एमसीक्यूज चाहिए या फिर आपको वन लाइनर चाहिए। ऑप्शन आपके पास 2 हैं और 2 में एक ऑप्शन चूज कीजिए, क्या आपको चाहिए। और जो मेजोरिटी में कमेंट आएंगे तो उसी का मैं अगला वीडियो उसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। एमसीक्यूज के आएंगे तो एमसीक्यूज बनेगा और वन लाइनर आएंगे तो वन लाइनर बनेगा। वैसे वन लाइनर लास्ट टाइम में बहुत ही अच्छा होता है, फटाफट सारी चीजों का रिवीजन हो जाता है और टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। ये मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग है। आपको क्या चाहिए आप हमें कॉमेंट में बताएं। चलिए देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है। इसके बारे में 2 दावे हैं, एक दावा है ब्रिटेन का दावा है या उपर्युक्त कोई नहीं है। तो अगर अंटार्कटिका की बात करें तो इसके बारे में 2 दावे हैं। एक दावा तो है कि जो कुछ देश हैं कहते हैं कि इस पर उसका अधिकार है, उन कुछ देशों का नाम बताऊंगी। और दूसरा है जो ज्यादातर देश हैं, अन्य देश हैं, तो उनमें से ये है कि ये एक साझी संपदा है। तो कितने दावे हैं, 2 दावे हैं। और पहले के अनुसार कौन कौन से देश हैं, यहां पर आ जाएंगे ब्रिटेन, चिले, अर्जेंटीना, नॉर्वे और फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, और न्यूजीलैंड। ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिले, नॉर्वे, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये क्या है, ये दावा करते हैं,
ये कहते हैं कि जो अंटार्कटिका क्षेत्र पर अपने संप्रभु अधिकार का वैधानिक दावा इन्होंने किया है, इतने देशों ने। ठीक है, 2, 4, 6, 7 देशों ने वैधानिक दावा किया है, जबकि अन्य देश मानते हैं, जो दूसरा पक्ष है वो मानता है कि ये विश्व की क्या है कि साझी संपदा है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा, 2 दावे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अराल सागर के आसपास बसे हजारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि पानी विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया। बी कह रहा पानी में नमक की सांद्रता के ज्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए लेकिन समस्या का समाधान ना हो सका। डी कह रहा कि ए एवं बी सही है और ई कह रहा कि सभी सही है। तो इसमें जो है सभी सही है। जो अराल सागर है इसके आसपास के हजारों लोगों को घर बार छोड़ना पड़ा क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम वहां पर आ गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की कितनी जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। ऑप्शन में है 66.3 करोड़, बी कह रहा 55 करोड़, 60 करोड़ एंड उपर्युक्त कोई नहीं। तो जो 66.3 करोड़ है ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2016 के अनुसार ये आंकड़े निकले थे कि इतने लोगों को विकासशील देशों में इतनी जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ये इनकी रिपोर्ट है। देखो जो ये स्थलीय हिम है इसका 90% हिस्सा और स्वच्छ जल का 70% हिस्सा अंटार्कटिका में मौजूद है। ये एक फैक्ट है जो आपकी बुक में दिया गया है कि 70% स्वच्छ जल का 70% जो कि धरती पर है, धरातल पर है, यानी कि नीचे की बात नहीं हो रही, धरातल पर जो धरातल पर है उसका 70% किसके पास है? 70% स्वच्छ जल का कहाँ है? अंटार्कटिका में है। और जो हिम है उसका 90% हिस्सा कहाँ पर है? यहीं पर है। ये जो अंटार्कटिका है इधर है। तो ये सब आपके थोड़े छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि आपने बचपन से ही पढ़े होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने राजनीतिक चरित्र कब ग्रहण किया? 1950 के दशक में, 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, उपर्युक्त कोई नहीं। तो राजनीतिक चरित्र कब ग्रहण किया वो देख लेते हैं। ये ग्रहण किया था 1960 के दशक में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखो जैसे आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको ही पूछते हैं किस दशक में शुरू हुआ था, तो ऐसे ये भी आपका जो आर्थिक विकास के कारण जो पर्यावरण पर असर की चिंता जो थी इसने राजनीतिक चरित्र कब ग्रहण किया, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है। यहाँ पर 1960 के दशक के बाद इसने जो है राजनीतिक चरित्र जो है ले लिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ इस शीर्षक से किसने पुस्तक प्रकाशित की? यूएनईपी ने की थी या यूएनएफसीसीसी ने की थी या क्लब ऑफ रोम ने की थी या उपर्युक्त कोई नहीं। तो क्लब ऑफ रोम ने जो है ये रिपोर्ट किया था, इसको पब्लिश किया था और इसमें यही बताया था इस रिपोर्ट में कि जो मानव की बढ़ती जनसंख्या है वो किस तरह से प्राकृतिक रिसोर्सों के लिए खतरा है, यानी कि कम होते हुए प्राकृतिक रिसोर्स मानव की जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने, ये इसमें जो है बताया गया था। जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधन के बारे में चिंता जाहिर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ संपन्न हुआ? रियो डी जेनेरियो में जो कि ब्राजील में है, या फिर अमेरिका में, या ब्रिटेन में, या उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये जो सम्मेलन हुआ था ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा जो कि ब्राजील में है और 1992 में हुआ था। पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित था। तो कभी पूछते हैं कि इसका मतलब विषय क्या था, तो पर्यावरण और विकास, इस मुद्दे पर यह केंद्रित सम्मेलन था और 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन और ये जो बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं इन्होंने जो है भाग लिया था। तो सबसे पहले देख लीजिए 170 देश आते हैं, देश, बाकी हजारों जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, स्वयंसेवी संगठन वो होते हैं और अनेकों जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जो निगम होते हैं, बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं, इन्होंने भाग लिया था। बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था, इतने लोगों ने, यानी कि बहुत बड़ा सम्मेलन था, इसीलिए इसको पृथ्वी सम्मेलन कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे,
आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में इस शीर्षक से रिपोर्ट में किसमें छपी थी? इस शीर्षक से एक रिपोर्ट छपी थी और किसमें छपी थी? यूएनईपी के द्वारा, क्लब ऑफ रोम के द्वारा या बर्टलैंड रिपोर्ट या सभी में? तो ये जो है बर्टलैंड रिपोर्ट में ये चीज छपी थी। आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से ये प्रकाशित हुआ था और इसमें इस रिपोर्ट में जो यही चिताया गया था कि विकास के जो चालू तौर तरीके हैं आगे चलकर ये टिकाऊ नहीं होंगे। इसमें ये बताया था कि चालू तौर तरीके जो है आगे चलकर के टिकाऊ होंगे नहीं, इनको चेंज करना चाहिए। और नेक्स्ट देखेंगे, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर देंगे और दोस्तों में शेयर भी कर देंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट देखेंगे, रियो सम्मेलन में क्या है? जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी के संबंध में कुछ नियमाचार निर्धारित हुए। बी कह रहा कि एजेंडा 21 के रूप में कुछ तौर तरीके भी सुझाए गए। सी कह रहा है कि सम्मेलन में बनी सहमति की आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। इसे टिकाऊ विकास का तरीका कहा गया। कि आर्थिक वृद्धि कैसी होनी चाहिए? आर्थिक वृद्धि हो लेकिन उसका तरीका ऐसा हो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, इसी को टिकाऊ विकास कहा गया। देखिए यहाँ से पूछ सकता है कि टिकाऊ विकास क्या है? टिकाऊ विकास वह है कि आर्थिक वृद्धि ऐसी हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। डी कह रहा है, कुछ आलोचकों का कहना है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण को सुनिश्चित करने के बजाय आर्थिक वृद्धि की ओर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके हैं सभी सही, सभी गलत। ए बी सही है, बी डी सही है, बट यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं सभी सही हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, दक्षिण एशिया पद का प्रयोग किन देशों से संबंधित है? इस पद के बारे में सही कथन चुने। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठते हैं कि अब दक्षिण एशिया के पद जो हैं, दक्षिण एशिया शब्द जो यूज किया जाता है उनका संबंध सीधे सीधे पूछेगा किस देश से है। ए है बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को ये पद इंगित करता है। बी कह रहा है इस क्षेत्र की चर्चा में जब तक अफगानिस्तान और म्यांमार, यहाँ म्यांमार है, म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। सी कह रहा चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है लेकिन चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है सभी सही, सभी गलत। सिर्फ जो है यहाँ पर कह रहा है कि बी सही है, सिर्फ बी सही और ए एवं बी सही है। कौन सा सही? तो यहाँ पर भी सारे सही हैं। सबसे मेन बात देख ये दीजिए कि जो दक्षिण एशिया है इसमें कौन कौन से देश इसके अंतर्गत आते हैं या ये शब्द जो है किन किन देशों के लिए यूज किया जाता है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, 7 देशों के लिए जो है ये पद यूज किया जाता है और इसमें कभी कभार अफगानिस्तान और म्यांमार को भी जोड़ लिया जाता है। चीन इस क्षेत्र का प्रमुख देश है लेकिन इसको दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथन ध्यान से पढ़ें। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो यहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। पहला कथन क्या है? निम्न कथनों को ध्यान से पढ़ना। पहला है आजादी के बाद भारत और श्रीलंका हमेशा लोकतांत्रिक रहा है। बी कह रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक एवं सैनिक दोनों तरह का शासन रहा है। सी कह रहा है 1999 में पाकिस्तान में सैनिक तख्ता पलट हुआ और 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन है। 2008 से फिर से यहाँ जो है लोकतांत्रिक शासन है, चल रहा है। डी कह रहा है 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। 2008 में राजतंत्र को खत्म करके नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। और ई कह रहा है कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल बन चला है। लोकतंत्र एक स्वीकृत मूल बन चला है। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी राइट हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है सी राइट हो जाएगा। तो इन सभी सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लीजिए और ऑप्शन जो 3 यहाँ पर दिया गया है ये आपका राइट है। सभी सेंटेंस, ये जितने ही भी कॉन्सेप्चुअल सेंटेंस हैं जो राइट हैं उनको ध्यान से पढ़ लीजिए।
मैंने पूरे जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस, इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर क्वेश्चंस में रखने की कोशिश की है, इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया है। और ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, प्योरली मेरे द्वारा फॉर्म किए गए हैं और बहुत ही बारीकी से इसमें आपके इम्पोर्टेंट लाइनें डाली जा रही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सभी सेंटेंस सही हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बनते हैं, ध्यान से देखेंगे तो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सही कथन आपको चुनना है। क्या है? द्वीपीय देश मालदीव 1961 तक संतुलित हुआ करता था। देखो इसमें क्वेश्चन आज के क्या है, आपकी तुलनात्मक राजनीति चल रही, जो आपके आसपास और अड़ोसी पड़ोसी देश हैं उनकी क्या राजनीतिक स्थिति रही, क्या उथल पुथल हुई, क्या जो है भारत के साथ उनके क्या संबंध रहे, इस तरह की चीजें आ रही हैं और इनको आप ध्यान से देखिए। तो पहला हो गया, बी कह रहा है कि 1968 में गणतंत्र बना और मालदीव ने शासन की अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई गई। तो देख लीजिए यहाँ से मालदीव के पास कैसी है, अध्यक्षात्मक प्रणाली है, अब वहां पर फॉलो की जाती है। सी कह रहा 2005 में जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। डी कह रहा मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है और एमडीपी ने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की। ई कह रहा है कि सभी सही हैं। तो देखो यहाँ जितने भी सेंटेंस मालदीव से संबंधित इंपॉर्टेंट थे वो हमने सब रख दिए हैं, तो यहाँ पर आपके सारे ही सेंटेंस सही हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। मालदीव के रिलेटेड ये सारे सेंटेंसेस हैं। नेक्स्ट देखेंगे, आगे भी आपको कथनों को ठीक से पढ़ना है और सही गलत बताना है। ए कह रहा है कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देश नेपाल और मालदीव हैं और बी कह रहा है कि भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बना, राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। सी कह रहा मालदीव में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। ऑप्शन में आपके पास है सभी सही है, ए एवं बी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है। तो यहां पर कौन सा ए एवं बी राइट हो जाएगा। कैसे होगा? जो दक्षिण एशिया के जो दो सबसे छोटे देश हैं कौन कौन से हैं, मालदीव और नेपाल हैं, और जो भूटान है इसने 2008 में क्या किया कि संवैधानिक राजतंत्र बन गया है और राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया है इसने, यानी कि बहुदलीय बहुत सारे दलों के साथ इसने लोकतंत्र को अपनाया है। वहां पर कई सारे दल होते हैं जो राजनीतिक पार्टी में अपना जो है हिस्सेदारी करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे मालदीव में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो नहीं, अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि यहाँ अध्यक्षात्मक जो है शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो ये आपका गलत है, बाकी दोनों सही है। ऑप्शन यहाँ पर सेकंड राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण है, कौन कौन से कारण हैं? ए सेना का दबदबा, धर्मगुरुओं का दबदबा, बी और सी कह रहा है कि भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा, और डी कह रहा है कि उपर्युक्त सभी। तो जो पाकिस्तान में जो लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के कारण ये सभी हैं कि वहां सेना का दबदबा है और धर्मगुरुओं का भी दबदबा है, भूस्वामी जो है उनका भी दबदबा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ये जो है ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए इनके पहले हम गोले हटा देते हैं क्योंकि आंसर आपका ये है, ऑप्शन डी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट अगला क्या है कि कुछ सेंटेंसेस दिए गए, इनको आपको सही और गलत देखना है। ये कह रहा है कि अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के कारण पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद से डरते हैं। बी कह रहा पाकिस्तानी परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाएं, इन बातों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान को ये देश पश्चिम तथा दक्षिण एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। सी कह रहा कि पाकिस्तान में स्वतंत्र साहसी प्रेस और मानवाधिकार आंदोलन मजबूत नहीं है। डी कह रहा सभी सही है, और जबकि ई कह रहा कि ए एवं बी सही है। यहाँ पर बी होगा, ए एवं बी सही है।
तो यहाँ पर ई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ए एवं बी सही है, क्योंकि ये सही है, पहला ए भी सही है और बी भी सही है। लेकिन जो सी है, पाकिस्तान में स्वतंत्र और स्वतंत्र शासी प्रेस मौजूद है और मानवाधिकार आंदोलन भी वहां पर मजबूत है, तो नहीं होगा, बल्कि नहीं हट जाएगा। तो ये सेंटेंस सही है, नहीं है इसलिए गलत है। तो वहां पर दोनों है, स्वतंत्र शासी प्रेस भी मौजूद है, मानवाधिकार आंदोलन भी मजबूत है वहां पर। ऑप्शन जो है आपका ई राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, 1971 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान में किसका शासन था? जब 71 में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम छिड़ा था, वहां से शरणार्थी भारत आए, तो भारत ने उसकी पूर्वी पाकिस्तान उस समय था, उसकी मदद की थी। तो कैसे सैनिक और आर्थिक मदद की थी। तो उस समय जो है पाकिस्तान का में किसका शासन था? जनरल याहिया खान का था, जनरल अयूब खान का था, जुल्फिकार अली भुट्टो का था, या जनरल जियाउल हक का था? किसका शासन उस समय वहां पर था? तो उस समय जो है जनरल याहिया खान थे, इन्हीं का शासन था। और जनरल याहिया खान जो थे, अयूब खान थे, इनके बाद आए थे। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले जो है अयूब खान आते हैं। ये पहले संविधान, जो पाक का पहला संविधान बनने के बाद ये शासन की बागडोर ये संभाल लेते हैं और जल्दी ही अपना निर्वाचन करा करके सत्ता में आ जाते हैं। निर्वाचन के द्वारा मतलब अपने आप को वैध बना देते हैं। इसके बाद जो है ये अयूब खान के बाद कौन आते हैं? ये जनरल याहिया आते हैं। और याहिया क्या होते हैं, जब इनके शासन में जब पाक और भारत में युद्ध हो जाता है, तो फिर आते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो। एक निर्वाचित सरकार इनकी बनती है, निर्वाचित सरकार ये बनाते हैं। कब से? 1971 से लेकर के और 1977 तक ये रहते हैं सत्ता में। उसके बाद जो ये जियाउल हक होते हैं, जनरल जियाउल हक, ये 77 में इनकी जो है सरकार गिरा देते हैं। किसकी? अली भुट्टो की सरकार गिरा करके ये आ जाते हैं 77 में, ये आ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद क्या होता है कि 1988 में कौन आती हैं? ये बेनजीर भुट्टो, ये जुल्फिकार की बेटी बेनजीर भुट्टो जो है आती है। लोकतांत्रिक सरकार बनी थी यहाँ पर, यानी निर्वाचन के दौरान, निर्वाचन के थ्रू ये आती हैं। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो पाकिस्तान संबंधित, ये सब आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। और 99 में क्या होता है? तख्ता पलट होता है यहाँ पर, फिर से जो है सैनिक शासन आ जाता है। परवेज मुशर्रफ पीएम बनते हैं यहाँ के, और इन्होंने जो है किसको? नवाज शरीफ, जो पीएम नवाज शरीफ है उनको हटा दिया। नवाज को 99 में क्या हुआ? तख्ता पलट हुआ, नवाज को हटा दिया और खुद 2001 में अपना निर्वाचन करके राष्ट्रपति बने। किसके? पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। लेकिन अभी क्या है, ये सब होने के बाद जो है 2008 से वहां लोकतांत्रिक सरकार चल रही है। तो जो पाकिस्तान है और बांग्लादेश है, यहाँ लोकतांत्रिक और सैनिक सरकार, दोनों प्रकार की सरकारें चलती रहती हैं बीच बीच में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला सही हो रहा है, जनरल याहिया खान। बाकी चीजें भी जो भी बताई आपकी एनसीईआरटी से ही बताई हैं, तो कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर किसे विजय मिली? शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आवामी लीग को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, या मुस्लिम लीग, या उपरयुक्त कोई नहीं। तो देखो, जब 1970 में ये हुआ था, मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान पर है, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार का बहुत ज्यादा क्या था, एक प्रकार से कहते हैं उसको शोषण कह सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर उर्दू लैंग्वेज ला दी जा रही थी, इनकी संस्कृत, इनकी भाषा को कोई जो है वहां पर प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। तो इस बात पर लेकर के इनमें काफी नाराजगी हुई कि इन पे उर्दू भाषा ला दी जा रही है, साथ में जो बंगाली संस्कृत है, भाषा है, उसको क्या है दरकिनार किया जा रहा है, उसको कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा रही। इस बात से नाराज होकर के वहां की जनता ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली आगामी लीग को सपोर्ट किया, और इस जो है मुजीबुर रहमान ने क्या किया कि सारी सीटों पर इनकी पार्टी ने सारी सीटों पर विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा।
ये विजय तो पा लेते हैं लेकिन इनकी बातों को माना नहीं जाता है और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहां की सेना आकर के ये जो पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब बांग्लादेश बन गया इनका शोषण करने लगती। उसी से जो है शरणार्थी क्या होते हैं, वहां के लोग भाग भाग कर भारत में शरण लेने लगते हैं। तब फिर भारत को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है। उसी के चलते 1971 में भारत पाक युद्ध होता है, 72 में फिर शिमला समझौता होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ये सब बातें आपको बिल्कुल आपकी जबान पर होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग अपने ऊपर उर्दू भाषा लादने के खिलाफ थे। यहाँ के लोग बंगाली भाषा और संस्कृत के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था। सी कह रहा है कि यहाँ की जनता ने प्रशासन में न्यायोचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई। और डी कह रहा है कि शेख मुजीब के नेतृत्व में पूर्वी क्षेत्र स्वायत्ता के लिए मांग करने लगे। तो यानी कि इनको पूर्वी क्षेत्र था, यानी कि ये जो पूर्वी अब जो बांग्लादेश है इस क्षेत्र के लिए में स्वायत्ता की मांग करने लगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है ज्यादातर बांग्लादेशी ही थे। बंगाल से उनकी संस्कृत बंगाली भाषा थी और उनकी संस्कृत भी बंगाल से मिलती जुलती थी, जो पहले से वहां रहते आ रहे थे। बंगाली संस्कृत भी थी। तो ये सारे ही यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं पूर्वी पाकिस्तान से संबंधित ये सभी सही है और क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे। ऐसे ही बिटवीन द लाइन जाकर के क्वेश्चन बनते हैं। सारे सेंटेंस जो है पूर्वी पाकिस्तान के बारे में, पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में, नेताओं के बारे में, ध्यान से इसको देखिए। सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस एक लास्ट रिवीजन, लास्ट झलक लेनी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांग्लादेश के संविधान में संशोधन शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 1975 में क्या किया गया कि संशोधन, बांग्लादेश के संविधान में संशोधन कराया गया शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। कब कराया गया? 1975 में। अब इसमें सही विकल्प चुने कि क्या क्या संशोधन हुए थे। तो इन्होंने क्या, संसदात्मक प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को मान्यता मिली इस संशोधन के द्वारा। बी कह रहा है कि मुजीब ने अपनी पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। सी कह रहा है कि बांग्लादेश ने अपने धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। यहाँ पर डी कह रहा है कि ए एवं बी सही है, ई कह रहा है कि सभी सही हैं। तो यहाँ पर ए एवं बी सही है। जब संशोधन होता है, ये शेख मुजीब के द्वारा संशोधन कराया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो संसदात्मक प्रणाली है इसकी जगह पर इन्होंने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपना लिया था। और क्या किया था इन्होंने कि जो है सिर्फ अपनी पार्टी को छोड़कर, जो आवामी लीग थी, अपनी पार्टी को छोड़ करके सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया था। और इसी के विरोध में जो है यहाँ पर इनकी हत्या कर दी जाती है और सैनिक तख्तापलट हो जाता है, यानी कि जो जनरल थे उन्होंने शासन को हथिया लिया था। और यहाँ जो बांग्लादेश ने अपने को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया, तो ये जब वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था पाकिस्तान से, पश्चिमी पाकिस्तान से जब स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र होकर के क्या किया था, वो बांग्लादेश बना था। तो जब उसने अपना संविधान बनाया था तो संविधान में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, समाजवादी देश घोषित किया था। तो ये बांग्लादेश बना था, स्वतंत्रता के टाइम की बातें हैं ये, ठीक है। जब स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के बाद की बातें हैं, ठीक है, बाद की घोषणा है, जब वो संविधान अपना बनाते हैं तब की। तो ये सबसे पहले जब संविधान बनता है, स्वतंत्र होते हैं, ये तब की बात है। बाकी ये दोनों जो ए और बी हैं, ये 1975 में जब संशोधन होता है, ये तब की बातें हैं। तो ए और बी सही होगा। सही ये भी है, लेकिन ये स्वतंत्रता के तुरंत बाद की जो संविधान बना था उसकी बातें हैं। नेक्स्ट देखेंगे, श्रीलंका जिसे पहले सिलोन कहा जाता है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता है। श्रीलंका को आजादी कब मिली? 1948 में, 49 में, 50 में या फिर 47 में। तो श्रीलंका को आजादी 1948 में मिलती है। और ये जो है यहाँ पर सिंघली आबादी बहुसंख्यक है और उन्हीं का जो है एक प्रकार से वर्चस्व था, डोमिनेंस था इन्हीं का। और इसी बात पे जो है तमिलों ने अपना जो है आंदोलन चलाया था, अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसको लिट्टे बोलते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे, भारत पाकिस्तान ने सिंधु नदी जल समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो ये 1960 में किए थे। और यहाँ पर जो है, जो सिंधु नदियां थी उनको पूर्वी नदियां, पश्चिमी नदियां दो भागों में बांट दिया गया था और 3 नदियां पाकिस्तान को दी गई हैं, 3 दी गई हैं जो है भारत को। तो जो पूर्वी है वो भारत को दे दी गई, पश्चिमी वाली दे दी गई है पाकिस्तान को। इसको मैंने इस सेंटेंस को कई बार कराया है, तो आप वहां पहले की प्रैक्टिस में आपने इसको देखा होगा। और किसने मध्यस्थता की थी? तो वो भी हमने बताया, विश्व बैंक के द्वारा इसकी मध्यस्थता की गई थी। तो ये सारी बातें वहां एक्सप्लेन की हैं, मैंने नाम भी बताए हैं। आगे देखेंगे, मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने सेना कब भेजी? 1980 में, 85 में, 90 में या फिर 1988 में? तो ये भेजी गई थी 1988 में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। 1988 में जो है मालदीव में जो षड्यंत्र चल रहा था उसको नाकाम करने के लिए क्या किया था कि भारत ने सेना भेजी थी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2006 में नेपाल में हुए देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन की पहली बड़ी जीत क्या थी? ऑप्शन है, राजा ज्ञानेंद्र संसद को बहाल किया, जिसे अप्रैल 2002 में भंग कर दिया गया था। बी कह रहा है कि नेपाल का नया संविधान बना। सी कह रहा दोनों गलत। डी कह रहा दोनों सही। तो यहाँ पर सिर्फ आपका ए सही है। राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल किया, जो कि 2002 में भंग कर दिया। 2002 में इन्होंने भंग कर दिया था और जो देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन हुए तो इन्होंने 2002 में संसद को फिर से बहाल किया था। ये सही है आपका। नेपाल का नया संविधान तो बना है कब? 2015 में। ये भी डेट इंपॉर्टेंट है, बट इससे संबंधित नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है। नेपाल का नया संविधान कब बना है? 2015 में नया संविधान बना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेपाल में राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य कब बनाया गया? नेपाल में राजतंत्र खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 2008, 2015, 2007 या 2006? तो ये बनाया गया था 2008 में। ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। और ये 2006 का जो व्यापक ये होता है, 2006 का ये व्यापक लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन जो होता है, उसी से धीरे धीरे आगे चल करके ये 2008 में क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य बन जाता है और 2015 में इसका नया संविधान बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, सही कथनों को चुनना है आपको। पहला कह रहा है कि 1983 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जिसको लिट्टे बोलते हैं शॉर्ट में, श्रीलंकाई सेना के साथ संघर्ष कर रहा था। बी कह रहा कि इसने तमिल ईलम यानी श्रीलंका के तमिलों के लिए एक अलग देश की मांग की। सी कह रहा है कि श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्से में लिट्टे का नियंत्रण है। डी कह रहा है 1987 में भारतीय सरकार ने श्रीलंका के साथ समझौता किया और श्रीलंका की सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना भेजी। ई कह रहा है सभी सही हैं। तो यहाँ पर जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं ये सभी सही हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नांकित में सही का चयन करें। ए कह रहा है कि 1987 से 90 के बीच में भारतीय सेना का श्रीलंका में अभियान चला। बी कह रहा है कि भारत का शांति सेना अपना लक्ष्य हासिल करके वापस आई। सी है कि 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। डी कह रहा है श्रीलंकाई गृह युद्ध में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नॉर्वे और आइसलैंड ने की थी। तो यहां पर जो है ऑप्शन में आपके पास है कि सभी सही हैं। ए बी सही है, ए बी डी सही है या ए सी और डी सही है। तो यहां देखो, जो बी ऑप्शन है, भारत की शांत सेना अपना लक्ष्य हासिल करके वापस आई, तो ये गलत है। भारत की सेना 1987 से 90 के बीच में वहां पर रही, श्रीलंका में रही, लेकिन वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई थी। बिना लक्ष्य हासिल किए ही वापस 90 में वापस आ गई थी, क्योंकि वहां की जो जनता को लगता था कि उनके जो अंदरूनी मामले में भारत हस्तक्षेप कर रहा है और इस तरह से जो है उनका वहां पर ठीक नहीं रहा। कुल मिलाकर के उनका जो अभियान था ये ठीक नहीं था और 90 में वापस आ गई थी बिना लक्ष्य हासिल किए ही। और फिर 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया जाता है और मध्यस्थता नॉर्वे और आइसलैंड
इन लोगों ने की थी। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी यहाँ पर सही हो रहा है, ए, सी एवं डी। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ सेंटेंस फिर है आपके, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो सेंटेंस ही आपको समझना है यहाँ पर। पहला कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। सी है कि श्रीलंका राजनीति पर बहुसंख्यक सिंघली समुदाय के हितों की नुमाइंदगी करने वाला दबदबा रहा है। डी है कि सिंघली उग्र राष्ट्रियों का मानना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंघली लोगों का है और इस उपेक्षा भरे बर्ताव के कारण उग्र तमिल उग्रवाद की आवाज बुलंद हुई। ऑप्शन ई कह रहा है कि सभी सही हैं, तो यहाँ पर सारे ही सेंटेंसेस सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन ई यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आज का सेशन हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान से देखिए और इनसे वैसे सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल है, जो डेट वगैरह है वो आप नोट कर सकते हैं, बाकी सारा कुछ कॉन्सेप्चुअल है। एक बार आप ध्यान से सुन लेंगे तो सारा कुछ आपको आ जाएगा। आपका पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक लास्ट जो है व्यू लेना है ताकि चीजें जो है फिक्स हो जाएं। और आगे आप हमें बताएंगे कि आपको जो है आगे की फैक्ट वन लाइनर में चाहिए या फिर एमसीक्यूज में चाहिए, वो आप हमें बता देंगे, तो वैसा ही मैं आगे आपको दे दूंगी। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में एनसीईआरटी का जो मेन फैक्ट है वो आपको देखना चाहिए। वीडियो में जितने भी लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे यदि अभी तक नहीं किया है तो। और जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, हेल्दी खाएं और नींद भी अच्छी लें। प्रैक्टिस और रिवीजन 2 चीजों पर फोकस रखें, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।